नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हमारा बहुत गजब बेहतरीन चल रहा है और इसमें लगभग एंड की तरफ हम लोग चल चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अंतिम पड़ाव हम लोगों का है इसमें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कल जहां पे एंड किया था वो घंटियों वाला सवाल था ना। घंटियां बजती हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों हम एलसीएम लेते हैं। क्या वो रीजन है कि अलग अलग समय पर घंटियां बजें तो उनके एक साथ बजने के समय के लिए हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू, वो एक संख्या हमें ढूंढनी होती है जो सबके टेबल, सबके पहाड़े में आए। वो संख्या होगी वो टाइम जहां पर वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। इसीलिए उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए उसी घंटियों वाले सवाल से मिलता जुलता एक और सवाल है मेरे पास, जरा बताना मुझे इसका आंसर। बिल्कुल घंटियों वाले सवालों से ही मिलता जुलता सवाल है। कह रहा तीन विभिन्न सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 90 सेकंड, 120 सेकंड और 150 सेकंड के बाद बदलती हैं। कह रहा अगर वे सभी शाम 5:20 अपराह्न, शाम को यानी कि पीएम के एक साथ बदली तो वह समय अपराह्न में ही बताइए, फिर से एक साथ बदलेंगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये मानो कि अलग अलग घंटियां इतने इतने सेकंड पे बजेंगी। अगर उन सभी को 5:20 पर एक साथ बजाया गया तो दोबारा कब बजेंगी? कोई घंटे वाला सवाल। तो सबसे पहले आप मुझे एलसीएम बताओ, तीनों का एक साथ बजने का समय, सॉरी ट्रैफिक लाइट जलने का समय। तो 90, 120 और 150। तो जरा मुझे एलसीएम बताना कितना आएगा। सर ये आएगा 360। कितना आएगा? 360 तो नहीं, 600 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 600। एलसीएम कितना आ गया? 600 सेकंड। यानी कि वो लाइट के एक साथ बजने का जो समय है, अलग अलग तो 90, 120, 150 है, एक साथ वो 600 सेकंड के बाद बजेंगी, आफ्टर 600 सेकंड। अब इसको अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहूं, इसको अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? ये आ जाएगा 6 6 धाम 60, यानी कि 10 मिनट। इसका मतलब है कि वो लाइट 10 मिनट बाद एक साथ फिर से बदलेंगी। तो भैया अगर वो 5:20 पर बदली है, अगर वो 5:20 पर बदली है, 5:20 पर बदली है, तो 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा टाइम? 10 मिनट बाद 10 मिनट इसमें और ऐड कर दो तो आप कहोगे सर 5:30 है। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। दरअसल वो हर 10 मिनट बाद बदलती है, हर 10 मिनट बाद। तो हर 10 मिनट बाद यानी कि 5:20 पे अगर वो बदली है तो अगली बार वो 5:30। अब 5:30 ऑप्शन में नहीं है। फिर उससे अगली बार 5:40, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर 5:50, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मत सोचना सर गलत क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। दरअसल जो ये 10 मिनट आया है ना, दरअसल 10 मिनट ये वो समय है। 10 मिनट बचा। अच्छा 900, ठीक है, सॉरी, ओहो, कॉन्सेप्ट कुछ और ही रिवाइज कर गया मैं। ये 9 से नहीं कटेगा। 15 चौके 60, 15 छिक्के 90, ये 1800 आएगा। हाँ 900 दूनी 1800 से कुछ और ही। हाँ चलो, गलत के साथ एक सही कॉन्सेप्ट भी सीख लिया हमने। सही कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन जो मैंने उस गलत क्वेश्चन के साथ जो आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, वो कॉन्सेप्ट सही था। उसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा उसे फिर से, ठीक है? तो 1800 सेकंड, 1800 सेकंड को जरा बदलना किस में? मिनट में। तो मिनट में बदलोगे तो आप कहोगे 30 मिनट बाद, यानी कि फिर से वो 30 मिनट बाद बदलेंगी। तो भैया अगर वो 5:20 पर बदली है तो उसपे 30 मिनट और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 5:50, 5:50 पीएम। अब जो मैंने वो गलत एलसीएम लेके आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ना, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे? मैं उस कॉन्सेप्ट को इसी सही सवाल में एक्सप्लेन करता हूं फिर से, जरा गौर करना। देखो ये जो 30 मिनट आया है ना, दरअसल वो लाइटें 30 मिनट बाद बदली। इसका मतलब है कि वो हर 30 मिनट बाद बदलेंगी, हर 30 मिनट बाद। अगर मान लो ये 5:50 ऑप्शन में नहीं होता, 5:50 ऑप्शन में नहीं होता, तो आप मुझे बताइए
कि पहली बार तो वो 30 मिनट बाद यानी कि 5:50 पे बदलेंगी। मान लो अगर 5:50 की जगह ऑप्शन में होता क्या 6:20, तो क्या मेरा आंसर 6:20 सही होता या गलत होता, मुझे बताओ। क्या मेरा आंसर 6:20 सही होता या गलत होता? 5:50 नहीं होता, ऑप्शन में 6:20 होता। तो क्या आप ये बोलते कि सर ऑप्शन गलत है? नहीं, क्योंकि बच्चे हर 30 मिनट में बदलेंगी। ठीक है, 5:20 पर बदली, 30 मिनट जोड़ दो, 5:50। 5:50 ऑप्शन में नहीं है, फिर 5:50 में फिर 30 मिनट जोड़ दो, 6:20। ये सही होता। तो ये गलत क्वेश्चन के साथ सही कॉन्सेप्ट सीखा, तो ये अब सही के साथ सही सीख लिया, तो याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ने के लिए एक ही समय पर एक ही दिशा में शुरू करते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन हम लोग रेस वाले क्वेश्चन जब करेंगे ना, रेस वाले क्वेश्चन जहां पर हम लोग ठीक है ठीक है, मैं उसको दिखाता हूं। सुनो मेरी बात। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब हम लोग रेस वाले सवाल करेंगे ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस समय चाल दूरी में, तो ये वहां करेंगे सवाल। यहां तो मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो ये सवाल मैंने रख दिया कि इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है कि एबीसी वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ने के लिए एक ही समय पर एक ही दिशा में शुरू करते हैं, सर्कुलर रेस में। वृत्ताकार ए भी ऐसे ही एक ही दिशा में, उसने बोला ना एक ही दिशा में दौड़कर और एक ही समय पर शुरू करते हैं। कह रहा है ए जो है एक चक्कर पूरा एक राउंड, पूरा एक राउंड ए ने कितने समय में लिया, 180 सेकंड में पूरा एक राउंड लगाता है। बी पूरा एक राउंड 270 सेकंड में लगाता है, पूरा एक राउंड। कह रहा है सी एक राउंड 360 सेकंड में लगाता है, पूरा एक राउंड, एक चक्कर। एक एक चक्कर का अलग समय है। कह रहा है वे सभी एक ही बिंदु, एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से। कह रहा है बताओ कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, समझना, सामने देखना। ये जो पहला बंदा है ए, ये पूरा एक चक्कर 180 मीटर मिनट में लगा रहा है, सेकंड में सॉरी, 180 सेकंड में लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए यहां से शुरू हुआ तो 180 सेकंड बाद वापस यहीं पे आके रुकेगा। तो दोबारा कब रुकेगा, 180 में और जोड़ दो 360, फिर 540, फिर 720, फिर ये चलता रहेगा केस। यानी कि ए जो है 180 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो भैया हर 180 सेकंड में वो यहीं आके रुकेगा जहां से शुरू किया था। अब बी ने भी शुरू किया यहीं से ही, तो बी का खेल क्या है भाई, 270 सेकंड में एक चक्कर पूरा, वहीं पे आके रुकेगा, फिर 540, फिर 810, और ये सिलसिला बी का चलता रहेगा। कह रहा सी का क्या सीन है जी, सी ने भी यहीं से शुरू किया, वो भैया 360 सेकंड में पूरा एक चक्कर वहीं पे आके रुकता है, फिर 720, फिर 1080, और ये इसका चलता रहेगा। कोई तो ऐसा समय होगा, समझो आप मेरी बात को, कोई तो ऐसा टाइम होगा, कोई तो ऐसा समय होगा जहां पर इन तीनों की हमें कॉमन वैल्यूज मिलेगी। इन तीनों का एक ऐसा समय मिलेगा जहां पर ये तीनों एक साथ इस पॉइंट पर होंगे। कोई तो ऐसा समय होगा जहां ये तीनों एक साथ इसी पॉइंट पर होंगे, सर वो इनका कॉमन एलसीएम होगा। क्या होगा बच्चा, एलसीएम होगा। तो इस केस में जहां भी वो प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन की कहेगा कि भैया प्रारंभिक बिंदु पर कहां कैसे मिलेंगे, तो उनका जो एक एक चक्कर का समय है, एक चक्कर लगाने का ए का समय, बी का समय, सी का समय, एलसीएम ले दो, एलसीएम ले दो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ये हटा दूं मैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, देखो ये मिल गया टाइम, ये मिल गया यहां पर 1080, 1080, 1080, तीनों का कॉमन मिल गया ना, और यही क्या है इनका एलसीएम। यानी कि 1080 सेकंड बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, फिर से। तो यहां मैं हटा दूं, तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस सवाल में भी एलसीएम लेना है 180, 27, 270 सॉरी, और 36। एलसीएम 000 तो लास्ट में रहेगी, 18, 27, 36 का एलसीएम 1008।
यानी कि 1080 सेकंड के बाद, 1080 सेकंड के बाद वो फिर से वहीं मिलेंगे जहां से तीनों ने शुरू किया था, जहां से तीनों ने शुरू किया था। तो इसको मिनट में बताना है क्या? मिनट, हाँ। तो मिनट में बताने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 6 एकम 6, 6 8 48, 18 मिनट। तो भाई साहब वो 18 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, 18 मिनट के बाद। चलो, ये तो हो गए एलसीएम वाले क्वेश्चन। अब इसी की तरह कुछ एचसीएफ वाले सवाल भी होते हैं, कुछ एचसीएफ वाले। कैसे? हाँ, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो बच्चा, ये तो मैंने समझाया आपको कि क्यों एलसीएम लेते हैं, वो तो मैंने ये समझाया कि क्यों एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एचसीएफ जिन सवालों में लिया जाता है उन सवालों को देखते हैं, जिन सवालों में एचसीएफ लिया जाता है। सवाल है कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ की पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या के पेड़ हों। पंक्ति की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। दरअसल ये सवाल आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये कंफ्यूज करेगा कि एक्चुअल में सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल कह क्या रहा है। पढ़ो, आपको लगना चाहिए कि अरे यार सवाल क्या बोलना चाह रहा है, आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ये आएगा तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ भी कहता रहूं, क्या फर्क पड़ता है। अब पढ़ो इसे। दरअसल सवाल ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास तीन कैटेगरी है। मेरे पास क्या है बच्चा? मेरे पास तीन कैटेगरी है। अब पढ़ लिया आपने, पेन साइड में रख के स्क्रीन पे सामने देखो। अगर ये सवाल को देखो रटना चाहते हो, मैं रटने वाला तरीका बता दूंगा। अगर रटना चाहते हो, समझना चाहते हो, 2 मिनट सामने देख लो। सवाल कह रहा है कि मेरे पास बेसिकली बच्चा 33 अमरूद के पेड़ है, 55 केले के पेड़ है और 88 माल्टा के पेड़ है। ये तीन कैटेगरी है मेरे पास। अब सवाल कहेगा कि भैया मेरा खेत है, अब मुझे अपने खेत में इन पेड़ों को लगाना है। ये मेरे पास इतने 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 पेड़ हैं, मुझे ना अपने खेत में पेड़ को लगाना है। कैसे लगाऊंगा? कंडीशन है। अब कैसे लगाना है, यहां ये लाइन पढ़ो, जो मैंने अंडरलाइन की है व्हाइट कलर से, केवल इतनी लाइन को पढ़ो, केवल इतनी लाइन को। तो जो मेरा क्वेश्चन है ना कि कैसे लगाना है, वो ये लाइन आपको जवाब देगी कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो और समान संख्या हो। यानी कि एक लाइन में जितने पेड़ होंगे, हर लाइन में उतने ही पेड़ होंगे। अब सवाल कहेगा पंक्ति, लाइन का मतलब है कि मान लो ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है और मैं इस तरीके से इसमें पेड़ लगाना चाहता हूं, इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइन, इस तरीके से पेड़ लगाना चाहता हूं मैं। ठीक है, आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे खेती करते होंगे, तो इस तरीके से मैं लाइन में पेड़ लगाना चाहता हूं। कंडीशन क्या है कि भैया हर लाइन, जितनी भी लाइन होंगी ना, मान लो इस लाइन में आपके 10 पेड़ हैं, तो इस लाइन में भी 10 ही पेड़ होंगे, इस लाइन में भी 10 ही पेड़ होंगे, इसमें भी 10 ही पेड़ होंगे और इसमें भी 10 ही पेड़ होंगे। हर लाइन में 10 पेड़ होने चाहिए, अगर एक लाइन में 10 है तो। एक कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर लाइन में सेम तरह का पेड़ होना चाहिए, सेम पेड़ होना चाहिए हर लाइन में। ऐसा नहीं है कि इस लाइन में आपने पेड़ तो 10 लगा दिए, हर लाइन में 10-10 पेड़ लगा दिए, लेकिन एक लाइन में आपने 4 अमरूद के पेड़ लगा दिए, 3 केले के लगा दिए, 3 माल्टा के लगा दिए। नहीं, एक लाइन में अगर अमरूद के पेड़ हैं तो अमरूद के ही रहेंगे, अगली लाइन में अगर माल्टा के हैं तो माल्टा के ही रहेंगे, केले के हैं तो केले के ही रहेंगे। ये वो सवाल कहना चाह रहा है। अब सर फिर करना क्या है इस सवाल का? चलो सर इतनी बात तो समझ में आ गई जो आपने कही, अब इस सवाल में हमें एक्चुअल में करना क्या है, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। भैया सबसे पहले हमें निकालना है कि मैं एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़ लगा सकता हूं।
मैं एक लाइन में कितने पेड़ लगा सकता हूं मैक्सिमम? एक लाइन में, एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़, मैक्सिमम कितने पेड़, कितने पेड़ लगा सकता हूं, लगा सकते हैं? एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़ लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़, तो उसका जवाब होगा HCF ऑफ जो जो आपके पास कैटेगरी है, 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़। एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़, इनका HCF, यानी कि हमें वो संख्या चाहिए जो 33 को भी डिवाइड करे, 55 को भी, 88 को भी। तभी हमें ये कंफर्म हो जाएगा एक लाइन में जितने पेड़ लगेंगे हर लाइन में उतने पेड़ लगेंगे। मैंने बोला ना, प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और समान संख्या होनी चाहिए। तो HCF अगर निकला तो HCF वो संख्या होगी जो 33 को भी काटेगी बराबर बराबर। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं HCF बताना, मैक्सिमम क्या कॉमन आ जाएगा? 11। भाई आप ऐसे सोचो ना, 33 55 का डिफरेंस कितना होता है? 22। लेकिन 22 इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, तो 22 का गुणनखंड कितना होता है? 11। या फिर आप 11 कॉमन भी ले लो, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, यही HCF हो जाएगा। अब HCF 11 है, मतलब एक लाइन में 11 पेड़ होंगे। एक लाइन में कितने पेड़ होंगे? 11। अब मैंने HCF ही क्यों निकाला? अगर ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में टकरा रहा है तो मैं फिर से उसका जवाब बताता हूं। मैंने HCF इसलिए निकाला, एक लाइन में कितने मैक्सिमम पेड़ मैं लगा सकता हूं? 11, ताकि वो 33 को भी पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो मुझे पता चलेगा कि अगर मेरे पास 33 अमरूद के पेड़ हैं तो 11 11 के हिसाब से कितनी लाइन बनेंगी? 11 11 पेड़ के हिसाब से कितनी लाइन बनेंगी अमरूद के पेड़ की? आप कहेंगे सर अमरूद के पेड़ की बनेंगी 3 लाइन, 3 पंक्ति। अगर मेरे पास 55 केले के पेड़ हैं तो 11 11 के हिसाब से कितनी लाइन बनेंगी? सर इसकी बनेंगी 5 लाइन। अगर मेरे पास 88 माल्टा के पेड़ हैं तो 11 11 के हिसाब से कितनी लाइन बनेंगी? सर 8 लाइन इसकी बनेंगी। 8 लाइन किसकी बनेंगी? इसकी बनेंगी। इसीलिए यही रीजन था, मैंने एक ऐसी संख्या ढूंढी जो इन तीनों को पूरी तरह काट दे, 33 को भी काटे, 55 को भी, 88 को भी। तो वो संख्या मिली 11, यानी कि एक लाइन में 11 पेड़ होंगे। तो 33 पेड़ हैं तो 11 11 के हिसाब से 3 लाइन, 55 पेड़ हैं 11 11 के हिसाब से 5 लाइन, 88 पेड़ हैं 11 11 के हिसाब से 8 लाइन। तो टोटल लाइन कितनी हो गई? वही आपसे पूछा है, टोटल लाइन। तो 8 5 13 3 16 लाइन। कितनी लाइन? 16 लाइन। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे? चलो एक और सवाल दिखाता हूं। ये सवाल देखिए। सवाल है 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे के 3 अलग अलग टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को काटकर रॉड बनाया जाना है। तो प्रत्येक रॉड समान लंबाई की होनी चाहिए, प्रत्येक रॉड, ईच रॉड इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। कह रहा है कोई भी लोहा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सबसे लंबे रॉड की लंबाई बताओ क्या होगी? ऐसे सबसे लंबे रॉड की लंबाई क्या होगी? दरअसल मेरे पास 3 रॉड हैं बच्चा। एक रॉड है मेरे पास ये रही 90 सेंटीमीटर की, एक मेरे पास है 75 सेंटीमीटर की, और एक मेरे पास है 105 सेंटीमीटर की। ये 3 रॉड है मेरे पास, 3 रॉड है। सवाल आपसे कह रहा है इनको टुकड़ों में तोड़ना है।
इनको क्या करना है, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अब वो भी किस तरीके से तोड़ना है कि प्रत्येक रॉड की लंबाई बराबर हो, यानी कि इस 90 सेंटीमीटर से जितने भी टुकड़े निकले ना, वो सारे के सारे बराबर लंबाई के होने चाहिए। इस 75 सेंटीमीटर से जितने भी टुकड़े निकले ना, वो सारे के सारे बराबर लेंथ के, और इस 105 से जितने भी टुकड़े निकले ना, वो सारे के सारे बराबर लंबाई के होने चाहिए। ऐसा सवाल ने बोला है, ऐसा सवाल ने। और कह रहा है कि कोई भी लोहा बर्बाद नहीं होना चाहिए। भाई जब सारे के सारे बराबर लंबाई के निकलेंगे तो लोहा तो बर्बाद होगा ही नहीं। कह रहा है कि ऐसे लंबे रॉड की लंबाई बताओ, यानी कि मान आप ऐसे सोचो कि आपने 6-6 सेंटीमीटर के यहां तोड़े, तो वही 6-6 सेंटीमीटर यहां टूटना चाहिए, वही 6-6 सेंटीमीटर यहां टूटना चाहिए, तीनों से। और ऐसा नहीं है कि 6-6 तोड़ के बाकी जो बचा फेंक दो उसे, उसने बोल दिया कोई भी लोहा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, जो रॉड हम काटेंगे ना छोटी छोटी, उसकी अधिक से अधिक लंबाई क्या हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, तो वो आएगा बच्चा इनका HCF। यानी कि वो लेंथ इस छोटी सी रॉड की, देखो जो मैं छोटी सी इसमें से तोड़ूंगा ना ये व्हाइट कलर की, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, जो कि बराबर यहां से टूटे वही लेंथ इसमें से टूटे, वही लेंथ इसमें से टूटे, तो वो आएगा इनका HCF। 90, 75 और 105 का कितना आ रहा है, 15 आ रहा है क्या, 15 आ रहा है, 15 छिक्के 90, 15 5 75, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो यही HCF होगा और यही उस रॉड की लेंथ होगी। अगर मैं आपसे इसमें एक सवाल और पूछूंगा, देखो उसने तो रॉड की लंबाई पूछी है, अब मैं एक छुटकू सा क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि भैया कितने टुकड़े बनेंगे टोटल, टोटल कितने टुकड़े, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने टुकड़े, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, टोटल कितने टुकड़े, जल्दी से बताइए। जो आज की क्विज है ना, 12 बजे मैंने जैसे कल बताया था कि जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट के जैसे ही, कल तो मैंने बोला था कि वर्कशीट वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, नहीं उसको अपडेट कराया थोड़ा, वर्कशीट की PDF उसी के ही मिलते जुलते, बस वैल्यूज चेंज होके आपको 15 क्वेश्चन मैं एक क्विज की फॉर्म में दूंगा, रेगुलर वर्कशीट के साथ, रेगुलर जो हम क्लास में पढ़ेंगे इसके 10-12 क्वेश्चन। हाँ, जो अभी अभी क्या है कि हम लोग किसका LCM HCF का ही कर रहे हैं ना, LCM HCF की जो पहली 3 क्लास हुई थी, उन पहली 3 क्लास के 15 क्वेश्चन, फिर कल 12 बजे उससे अगले वाली 3 क्लास के 15 क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से लेंगे। और आप वीर बैच में जाएंगे, क्लिक करेंगे वीर बैच पे अपने एप्लीकेशन पे, ऊपर लाइन दिखेगी एक टेस्ट की, उस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा दोपहर 12 बजे। और 15 क्वेश्चन 12 मिनट है ना, 15 क्वेश्चन रहेंगे 12 मिनट है, नहीं 12 मिनट कर दो उसको, ठीक है, 15 क्वेश्चन रहेंगे 12 मिनट रहेगी, और वहां आप उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो अगर मैं कहूंगा टोटल कितने टुकड़े, देखो एक टुकड़े की लंबाई आपने 15 सेंटीमीटर निकाल दी, एक टुकड़े की, तो 90 सेंटीमीटर वाली रॉड में से कितने टुकड़े बनेंगे, 90 सेंटीमीटर वाली रॉड में से 6 टुकड़े यहां बनेंगे। जरा मुझे बताना 75 सेंटीमीटर वाली रॉड में से कितने टुकड़े बनेंगे, 15-15 के, सर 5 टुकड़े यहां बनेंगे। अगर मैं कहूं कि भैया 105 वाली रॉड में से कितने टुकड़े बनेंगे 15-15 सेंटीमीटर के, 7 टुकड़े यहां बनेंगे। तो टोटल 6 और 5 11, 11 7 18, टोटल टुकड़े कितने हो गए 18। ये क्वेश्चन अलग से हमने कर लिया, ठीक है बच्चे। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। कल ये चैप्टर हम एंड कर देंगे, कल हमारा LCM HCF चैप्टर एंड हो जाएगा, और परसों से हम जो समय और कार्य है, टाइम एंड वर्क, उसे करेंगे शुरू, ठीक है। कह रहा 10 मीटर 54 सेंटीमीटर, 11 मीटर 56 सेंटीमीटर के दो तार को x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, जहां x एक पूर्णांक है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा, सेम पिछला क्वेश्चन, सेम पिछला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे कि सर
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहां 10 मीटर 54 सेंटीमीटर को अगर मैं बदलूं तो 10 मीटर में कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर दो और प्लस 54, तो कितना आ गया? 1054 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 11 मीटर 56 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर को 100 से गुणा करेंगे 1100 और प्लस 56, तो कितना आ गया? 1156 सेंटीमीटर। तो मेरे पास बेसिकली ये दो तार हैं, एक तार की लंबाई 1054 सेंटीमीटर, दूसरे तार की लंबाई 1156 सेंटीमीटर। अब सवाल कहता है कि मुझे इसे तोड़ना है। मुझे क्या करना है? मुझे इसे छोटे छोटे तारों में तोड़ना है। कह रहा है ना, दो तार x सेंटीमीटर की लंबाई के टुकड़ों में काटे जाते हैं, ये दोनों x सेंटीमीटर में काटे गए। कह रहा है बताओ x की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? इनका HCF। भाई इन तारों को काटा गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, तो इनका HCF 1054 और 1156 क्या आएगा? जरा मुझे बताएगा कोई? ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, इनका डिफरेंस भी देख सकते हो। 102 आ गया डिफरेंस। अब 102 ही HCF होगा अगर ये दोनों को डिवाइड करेगा, लेकिन 102 मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि होता तो ऑप्शन में दिखता। तो फिर 102 का कोई गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि फैक्टर, वो संख्या जिसके पहाड़े, जिसके टेबल में 102 आ रहा हो, तो सबसे बड़ी से शुरू करेंगे। क्या 56 के पहाड़े में 102 आएगा? ना। क्या 42 के पहाड़े में 102 आएगा? नहीं। 42 दूनी 84, 42 तिया 126, नहीं आएगा सर। 102 आएगा 34 के पहाड़े में, 34 तिया 102। तो आपका HCF क्या होगा? इसको आप कहेंगे 3 गुणा 34। तो ये हमारा HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। HCF निकालने की तो बहुत बेहतरीन चीज मैंने आपको बताई है। तो यहां पर होता है ये टाइप भी खत्म, और उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो मैंने 5 6 7 क्वेश्चन कराए हैं, इनको दोबारा आपको देखना है, ताकि आपको, और रटना नहीं है। देखो रटोगे, ये रटोगे कि यार इस तरह के सवाल में LCM लेना है, इस तरह के में HCF, तो फिर मैं इनको 5 मिनट में ही खत्म करा देता। खामखा क्यों मैंने इनमें आधे घंटे पौने घंटा लगाया? कल 10 15 मिनट, आज आधा घंटा। 5 7 मिनट में कि इस तरह का क्वेश्चन LCM ले लो, इस तरह का HCF ले लो। समय दिया है, मतलब आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा चीज मैंने देने की कोशिश की है, उसे आप करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और उन फॉर्मूले के ऊपर सवाल आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर। सबसे पहले वो बेसिक फॉर्मूले हैं क्या जिन्हें हमें देखना है? भाई सबसे पहले फॉर्मूला है नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कि दो संख्याओं के LCM और HCF को अगर आप गुणा कर देते हो तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी कि LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B। A और B क्या है? ये दो संख्या है। A और B क्या है? A और B ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं। ए और बी क्या है बच्चा? दो संख्याएं हैं। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन बराबर इन्हीं दोनों के LCM और इन्हीं दोनों के HCF का मल्टीप्लीकेशन। अब सवाल कैसा बनता है जरा देखना। सवाल ये बनता है कि आपको सवाल में दो संख्याओं का LCM दे देगा, HCF दे देगा, एक संख्या दे देगा और दूसरी पूछ लेगा, या फिर आपको दोनों संख्या दे देगा, उनका HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा, या फिर कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, अलग अलग संख्याएं नहीं दी, उनका मल्टीप्लीकेशन दे दिया, HCF दे दिया, LCM पूछ लिया। तो इतना सिंपल चीज यहां बनती है। इसके ऊपर क्वेश्चन करें, चलो पहले इनके ऊपर, अगले फॉर्मूले से पहले इन्हीं के ऊपर 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जरा, सवाल है दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका HCF 18, LCM 540, एक संख्या 90, तो दूसरी क्या होगी बताओ जरा।
दो संख्याएं ऐसी हैं कि HCF 18, भाई अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो LCM कितना है 540, HCF कितना है 18, एक संख्या 90 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो 18 पंजे 90, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 0 5 अट्ठो 40। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? दूसरी संख्या हो गई 108, 108, 108। दो संख्याओं का एलसीएम 4158, एचसीएफ 54, एक संख्या 378, दूसरी संख्या बताओ। बताएंगे जरा। भाई अगेन वही क्वेश्चन कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया रखा है भैया एलसीएम है 4158, एचसीएफ कितना है 54, एक संख्या 378 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। बस निकाल दो जल्दी से, दूसरी संख्या कितनी आएगी? काटा छाट तो करनी है आपने, और करना ही क्या है। 18 से काटे, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 21 एकम 21, 20, 21 निम्मा 189, 21 अट्ठे 168, 3 से काटेंगे 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई भैया? अच्छा, ऐसा है क्या? 3 से काटना, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 एकम 18। अरे 3 से इसको क्यों काट दिया भैया? यार ऐसी गड़बड़ क्यों करवाते हो तुम? ये एक सेम साइड संख्या को कटवा दिया तुमने। यार तुम कैसे लोग हो? ये 198 और ये 3, ठीक है, इसको इसको कटवा दिया, गलत बात। ये 198 की 3 में गुणा होगी, ये जाएगा 3 अट्ठे 24, 2 3 नाम 27 और 2 29, 3 एकम 3 और 2 5, 594, 594, ऑप्शन नंबर बी। मतलब एक छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हो कि ये 3 और 198 एक तरफ है, कैसे काट सकते हो इसको इससे? ठीक है, चलो माफ कर दिया। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 18 है, LCM 540 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। एक संख्या देकर दूसरी नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूला है LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल। इस बार उसने यही पूछ लिया आपसे, ए गुणा बी की टोटल वैल्यू पूछ ली। इसी को ही हम गुणनफल कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, गुणनफल। प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा। तो यहां पर एलसीएम कितना है 540, एचसीएफ कितना है 18, बराबर दोनों का गुणनफल ही पूछा, प्रोडक्ट ही पूछा, तो प्रोडक्ट। ठीक है, 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, 9720, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। 9720। मजा आ रहा होगा ना इतने आसान सवालों में? वाह सर, ये तो मतलब अलग ही लेवल के सवाल हैं। इसे करिए जरा। सवाल है कि दो संख्याओं के HCF महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल। पिछले क्वेश्चन में तो दो संख्याओं का गुणनफल पूछा, इस बार उसने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है। एक संख्या 154, दूसरी आपसे पूछ ली, यानी कि फॉर्मूला अगेन हमारा वही कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। कह रहा है भैया एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ही हमें 6930 दे दिया।
एक संख्या 154 दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली। जरा काटा पीटी करके बता दो दूसरी संख्या। 6930 बटे 154 कितनी बार कटेगा, ये बता सकते हो मुझे क्या आप? 11 से कट रहा है ये तो। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 सत छिक्के 66, 11 तिया 33, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 9 की 10 में गुणा करेंगे 90 बटा 2। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 45। सेकंड नंबर क्या है बच्चा? 45। सभी का हो गया 45। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सवाल देखो। लगन तुमसे लगा बैठे, देखा जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, एचसीएफ 6 है, एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है। एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है। बताओ इनमें बड़ी संख्या कौन सी हो? वाह जी वाह, मजा आ गया। दोनों ही संख्या नहीं दी, दोनों ही संख्या नहीं दी, बस ये बोल दिया कि एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है। तो क्या करें भाई? हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, दो संख्याओं का गुणनफल। आपसे कह रहा है भैया एलसीएम 90 है, एचसीएफ है 6, बराबर ए गुणा बी। तो यहां से मुझे ए गुणा बी कितना मिलेगा? ए गुणा बी मिल जाएगा 9 छिक्के 54, दैट इज 540, दैट इज 540। अब सवाल कहता है कि भैया एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों संख्याओं का अंतर 12 है? भाई मान लो ऐसे बोलो कि जो राहुल है वो दीपक से 3 साल बड़ा है। क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं राहुल और दीपक की उम्र का डिफरेंस 3 साल है? अगर वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, तो क्या दोनों संख्याओं का अंतर 12 होना चाहिए? अब आप चाहो तो इस 540 को ऐसी दो संख्या में तोड़ लो जिनका अंतर 12 हो, जिनका डिफरेंस 12 हो। इस 540 को ऐसी दो संख्या में तोड़ लो। तो इसको 90 को ही तोड़ सकते थे, एक को 6 से गुणा कर देते, एक को ऐसे ही रहने देते। भाई मेरे पास क्या था? मेरे पास 90 गुणा 6 था ना, मैं 90 को ही ऐसे तोड़ सकता हूं क्या? 18 पंजे 90, ऐसे तोड़ सकता हूं 18 पंजे 90। और मैं 5 को 6 से गुणा कर दूं तो ये मिल जाएगा 18 गुणा 6 पंजू 30। भाई आप चाहे 90 गुणा 6 करो तो 9 छिक्के 54, 540 मिलेगा। चाहे 18 गुणा 30 करो तब भी 540 मिलेगा। बस लिखने का तरीका है। मैंने 90 को 18 पंजे 90 कह दिया और 5 की गुणा 6 में कर दी, 30 हो गया। तो 18 गुणा 30, आप देखो 18 30 का डिफरेंस कितना है? 12। 18 30 का डिफरेंस कितना है? 12। यानी कि एक संख्या 18 होगी, एक संख्या 30 होगी। एक संख्या 18 होगी, एक संख्या 30 होगी। क्या बोलती है पब्लिक? बताओ। तो एक संख्या 18 होगी, एक संख्या 30 होगी। तो कह रहा है बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या आंसर 30। ठीक है, तो यहां पर अगर आप कहोगे सर ऐसे नहीं करना, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण में जाना होगा बच्चा। क्योंकि फिर आप एक संख्या को मान लो, एक संख्या को मानोगे आर,
तो कह रहा है दूसरी संख्या 12 ज्यादा है, तो दूसरी हो जाएगी r+12। तो r गुणा r+12 बराबर कितना हो जाएगा 540। तो यहां से फिर आप कहोगे r² + 12r, r² + 12r, और ये 540 इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर 0। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आप 540 को दो संख्या में नहीं तोड़ पा रहे हो जिनका अंतर 12 हो, क्योंकि इस लाइन ने बोला एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, अगर आप ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हो 540 को दो ऐसी संख्या में जिनका अंतर 12 हो, तो फिर आपको ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि आपको 540 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका जो है गुणनफल 540 हो और योग 12 हो। तो बढ़िया है, उससे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ही लगाओ, 18 गुणा 30। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो? आप ऑप्शन से एक संख्या मानो, मान लो आपने माना 30, मुझे पता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 540 है, तो एक संख्या अगर मैं 30 मानता हूं तो दूसरी संख्या निकाल लो 540 से भाग देकर, 18 आ जाएगी। एक संख्या 51 है, 51 540 से जीवन में नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक संख्या 12 है, एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या निकालोगे 540 से भाग देकर, लेकिन 12 मेरा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी संख्या पूछी है। 12 मेरा उत्तर नहीं होगा क्योंकि उसने बड़ी संख्या पूछी है। 51 नहीं होगा क्योंकि उसने 540 को विभाजित डिवाइड नहीं किया। 12 नहीं होगा क्योंकि 12 छोटी संख्या है, उसने बड़ी संख्या पूछी है। 45 आप चेक कर सकते हो कि भैया अगर 540 को क्या मैं 45 से भाग दूं तो ये कटेगा क्या? 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 0, 5 से जाएगा 12। कितनी बार कटा है? 12 बार। कितनी बार कटा है ये? 12 बार। यानी कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 45। तो 12 गुणा 45 भी आपको 540 देगा। तो आप कहोगे सर 45 उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 45 और 12 का अंतर 12 नहीं है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 12 होना चाहिए। ये दो संख्या को गुणा करके भी आपको 540 मिल रहा है, मान रहा हूं मैं, लेकिन 12 और 45 का अंतर 12 तो नहीं है, इसीलिए 45 भी उत्तर नहीं है। बचा 30। ठीक है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये। चलो ये सवाल देखिए जरा। सवाल है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। दो नंबर्स का, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का डबल है, और उन दोनों का एचसीएफ 3 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? देखो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल। अब इन दोनों संख्या ए और बी में से किसी एक को बड़ी मान लो, किसी एक को छोटी मान लो। मान लो ये ए बड़ी है, मान लो अपनी तरफ से, मान लो ये बी छोटी है, बी क्या है? छोटी संख्या है। ए को बड़ी संख्या मान लो और बी को छोटी संख्या मान लो। सवाल कह रहा है जो एलसीएम है ना वो बड़ी संख्या का दोगुना है, तो एलसीएम को मैं बड़ी संख्या का दोगुना 2a कह सकता हूं। क्या मैं एलसीएम को बड़ी संख्या का दोगुना, सवाल ने बोला, मैंने नहीं बोला, सवाल ने बोला कि एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना, तो क्या मैं एलसीएम की जगह 2a कह सकता हूं? एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 3 है, बराबर बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b। तो यहां से a से a काट दो और 3 दूनी 6, b कितना आ जाएगा? 6। छोटी संख्या कितनी आ गई? 6। हो गया सवाल। छोटी संख्या कितनी आ गई? 6। बताओ भैया,
उसने बोला एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना, तो मैंने एलसीएम की जगह बड़ी संख्या ए मानकर एलसीएम को कह दिया 2a। एचसीएफ 3 दिया हुआ है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। ए से ए कट गया तो 3 दूनी 6। छोटी संख्या कितनी आ गई? 6। छोटी संख्या कितनी आ गई? 6। क्या सही है? नीरज सर की क्लास बच्चे इस रीजन से नहीं हुई क्योंकि नीरज सर आज गए हैं झारखंड का प्रोटेस्ट। झारखंड में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है किसी एग्जाम को लेकर, और वहां बच्चों को समर्थन की जरूरत है अपने उन टीचर्स की जिनसे वो पढ़े हैं। तो नीरज सर ने झारखंड के बैच में पढ़ाया है, तो उनके समर्थन के लिए नीरज सर आज वहां पर है झारखंड में, इसलिए उनकी क्लास नहीं हो पाई है। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 126 गुना। कह रहा है एचसीएफ 7 है। अरे वाह। कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर एचसीएफ का 5 गुना है। ये एक पहेली, एक पजल है। कह रहा है बताओ दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। जस्ट एक पजल है। बताइए जी। कह रहे एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना। एचसीएफ कितना है? 7। भैया मुझे एचसीएफ दे दिया उसने 7, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? कह रहा इसका 126 गुना। तो 7 का 126 गुना कितना हो गया? 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। एलसीएम आ गया 882। पहली ही लाइन पढ़ो, एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना, तो 7 का 126 गुना 882। कह रहा है दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो एचसीएफ का 5 गुना है। तो ए और बी, मान लो मैं ए और बी दो संख्या मान लूं, तो ए और बी का अंतर, ए और बी का जो अंतर होगा वो क्या बोल रहा है? एचसीएफ का 5 गुना। यानी कि 7 का 5 गुना कितना होता है? 35। मेरे भाई दो संख्याओं का डिफरेंस कितना हो गया? दो संख्याओं का डिफरेंस हो गया 35। कह रहा दोनों का योगफल बताओ क्या होगा। दोनों का योगफल। सबसे पहले क्या मैं ये कह सकता हूं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या ये होगा 7 गुणा 882 गुणा 7 बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 1 57, 5 7 अट्ठे 56 और 5 61। ये आ गया दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 6174। और दो संख्याओं का अंतर 35 दे रखा है, इसको मैं a माइनस बी कह सकता हूं अंतर को। तो a माइनस बी कितना दे रखा है? 35। ये सवाल ने दिया है मुझे और आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल। a प्लस बी क्या होगा? भाई सुनो, सवाल ने हमें दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच अंतर एचसीएफ का 5 गुना बोल दिया। तो एचसीएफ तो 7 है, उसका 5 गुना 35। तो हमें पता चल गया दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 35। तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कह रहे भैया और एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। तो एलसीएम 882, 7 बराबर ए गुणा बी। सर मैंने देखा अजीत सर सबको, सभी सरकारी टीचर्स को धमकी दे रहे हैं नौकरी छुड़वाने की। किसका नुकसान कर रहे हैं? ठीक है मेरा हो गया, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, मेरी नौकरी को छुड़वा देंगे। किसका नुकसान किया? मेरा कर दिया। आपका नहीं हुआ क्या? जब मेरी नौकरी नहीं छुड़वाई, सपोज 1% उन्होंने परेशान करने की भी कोशिश की, तो नुकसान किसका हुआ? बच्चों का ही तो हो रहा है। आप सोचो, एक टीचर टीचर की भावना ही खत्म कर चुका है अगर ऐसा करता है तो। फिर भी देखते हैं क्या होता है। डोंट वरी, आपके लिए अच्छा होगा जो होगा। अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हो सकता है बच्चों के बारे में सोच रहे हो वो।
कि ऐसा करने से बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, बच्चों का अच्छा होगा, बच्चे सिलेक्शन लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, अगर वो ऐसा कह रहे हैं कोई बात नहीं। कह रहा है कि HCF 7 है और HCF का 5 गुना है। कह रहा है इन दोनों का अंतर HCF का 5 गुना। क्या आपने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा जिसमें, क्या कोई फॉर्मूला बच्चे ऐसा पढ़ा आपने जिसमें A गुणा B, A माइनस B और A प्लस B तीनों आते हो? क्या आपने ऐसा पढ़ा जिसमें A माइनस B, A प्लस B और A गुणा B दोनों आते हो? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा है। कौन सा? A प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं घटाता हूं A माइनस बी का होल स्क्वायर तो मुझे क्या मिलता है? 4AB। यानी कि इस फॉर्मूले में AB, A माइनस बी और A प्लस बी दोनों आ गए। क्या ये फॉर्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूं? बताइए, क्या मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं भैया? क्या एक फॉर्मूला और है A प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसमें जोड़ दूं A माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो क्या मिलता है? 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत है? क्योंकि हमारे पास A माइनस बी है, A गुणा बी है, हमें A प्लस बी चाहिए, वही लगा दो यहां पे। तो भैया A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी, माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर बराबर 4AB, 4 इंटू 6174। करो सॉल्व इसे, जो भी आएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 5 पूरे 25, 3 चौको 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 29, 4 एकम 4 2 6, 4 छिंग 24। और ये माइनस का 1225 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 24696 प्लस 1225। तो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 1 9, 24 और 1 25। यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना मिल गया? बराबर 25,921। तो यहां से A प्लस बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25,921। कितना हो जाएगा बच्चा? 25,921। 25,921 यूनिट डिजिट 1 है। तो भैया जब आप इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आप मुझे बता सकते हो? मुझे लगता है ऑप्शन डी। पता है क्यों? मान लो अगर मैं इसको 160 भी कह दूं तो 160 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25,600। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, लेकिन हमें 25,921 है, तो 160 के नजदीक ही कोई संख्या होगी, तो वो ऑप्शन डी। 600 वाली तो जवाब ही नहीं हो सकती, 600 वाली तो जवाब ही नहीं हो सकती। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर अब एंड की तरफ जा रहा है ना, तो इसे अच्छा सवाल लिखना, दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी आपको इस सवाल को। कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, कैलकुलेशन भी है बच्चा और कॉन्सेप्ट भी है यहां पर। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाया तो मुझे A प्लस बी मिल गया। A प्लस बी कितना? अंडर रूट ऑफ 25,921। इसका इकाई अंक 1 था। इसका मतलब है जब मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो इकाई अंक या तो 1 होगा या 9। ये दो ऑप्शन तो हटा दिए। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? मैंने 161 से 160 को देखा, 160 का स्क्वायर किया 25,600 होता है, 16 का 256, एक जीरो का 2 जीरो। अब मेरा जो स्क्वायर रूट है 25,921 इसी के नजदीक है, तो भैया 161 आंसर होगा। 600 तो बहुत दूर चली गई संख्या, 600 तो बहुत दूर चली गई। चलिए ठीक है, हाँ ये सवाल अच्छा है। ये लेवल आपके एग्जाम तक नहीं जाएगा लेकिन आपको क्लास में और आपकी प्रैक्टिस में ये लेवल होना चाहिए। डोंट वरी, ये लेवल नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। चलो कल यहीं से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों से हम अपने टाइम एंड वर्क समय कार्य को शुरू करेंगे। बाकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।